नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपके प्रोविडेंस कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट शासक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है अशोक। तो अशोक को करने से पहले अगर आप उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोविडेंस कोचिंग के साथ जुड़ना ना भूलें। ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आप प्रोविडेंस कोचिंग से जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जितनी भी उत्तराखंड में वैकेंसीज आ रही हैं उनसे जुड़ने के लिए आप जरूर जुड़िए और इस वीडियो को आप डेमो लेक्चर के रूप में ले सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अशोक के बारे में और अशोक क्या है क्या नहीं है उसके बारे में चर्चा करने हम जाएंगे। अशोक के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अशोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना गया है। संभवतः एक ऐसा शासक जो भारत के इतिहास में सम्राट जिस पे वास्तव में सही लगता था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी था, लेकिन सम्राट शब्द जो था असल में अगर लगता था किसी में सही तो अशोक था। ठीक है, हमें इतिहास में बहुत कम ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां पर सम्राट का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन अशोक को हम सम्राट के रूप में देखते हैं। चलिए बात करते हैं अशोक की, और आप लोग नोट भी करते रहिएगा क्योंकि मैं यहीं पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, यही नोट्स है, ये सब कुछ है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो अशोक का समय काल अगर हम देखें तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। अशोक ने शासन किया। ठीक है, अशोक के उल्लेख की अगर हम बात करें तो अशोक का जो उल्लेख है असल में बौद्ध साहित्य में हमें देखने को ज्यादा मिलता है। बौद्ध साहित्य में अशोक का उल्लेख हमें देखने को ज्यादा मिलता है। कैसे मिलता है? बौद्ध साहित्य में अगर हम देखें तो दीपवंश हो गया, दीपवंश हो गया, दिव्यवदान हो गया, दिव्यवदान हो गया। इसमें हमें अधिकतर अशोक के बारे में है संपूर्ण जानकारी मिलती है। सहेली प्रसंग में हमें जानकारी मिलती है। कई लोग और कई किताबों में तो अशोक को श्रीलंका का शासक बताया गया है, मतलब सहेली मतलब श्रीलंका। ठीक है, और अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी अशोक का उल्लेख हो रखा है और पुराणों में अशोक वर्धन, पुराणों में इसे क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि भाई इसका उल्लेख कहां कहां पर किया गया है। क्लियर है? ठीक है, अगर हम अशोक के माता पिता के बारे में बात करें तो दिव्यवदान हमें जानकारी देता है कि जो अशोक था, अशोक के पिता तो थे बिंबिसार, ठीक है, और माता जो थी ये शुभद्रांगी थी। माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। माता जो थी वो शुभद्रांगी थी। तो दिव्यवदान कहता है कि इसके पिता जो थे वो बिंबिसार थे और माता जो थी वो क्या थी? शुभद्रांगी थी। तो क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसके अगर हम संतान की बात करें, तो संतान के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है कि इसका पुत्र जो है उसका नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम जो था वो संघमित्रा था। पुत्री का नाम जो था वो क्या था? संघमित्रा था। ठीक है, अब हमने माता पिता जाने भी संतान के बारे में बात करी, लेकिन हम लोगों ने अशोक की पत्नियों के बारे में बात नहीं करी है क्योंकि अशोक की कई पत्नियां थी। ठीक है, अशोक की कई पत्नियां थी। ठीक है, अगर हम महेंद्र और संघमित्रा की बात करें तो विदिशा का एक श्रेष्ठी था। उस श्रेष्ठी की ये पुत्री थी जिनका नाम था देवी। जिनका नाम क्या था? देवी। तो असल में महेंद्र और संघमित्रा जो थे देवी की संतान थे। लेकिन यहां पर एक नोट हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से मिल जाता है, और नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम अशोक के बारे में जानकारी लेते हैं तो अशोक के अभिलेख जो है वो हमें ज्यादा जानकारी बताते हैं। और एक प्रश्न यहाँ पर ये भी आता है, और प्रश्न ये आता है कि भाई अशोक की किस पत्नी का या अशोक की एकमात्र पत्नी जिसका उल्लेख जो है वो अभिलेखों में किया गया है,
तो उसके एकमात्र पत्नी जो थी कारुवाकी थी। तो इसीलिए हमें नोट में कारुवाकी का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि कारुवाकी कौन थी? कारुवाकी पहली बात कि अशोक की एकमात्र पत्नी जिसका उल्लेख अशोक की एकमात्र पत्नी जिसका उल्लेख अभिलेखों में किया गया, जिसका उल्लेख किसमें? अभिलेखों में किया गया, जिसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है? अभिलेखों में किया गया, एकमात्र पत्नी। और कारुवाकी जो थी ये तीवर की माता थी। किसकी माता थी? तीवर की क्या थी? माता थी। तो यहाँ पर तीवर की माता होने का मतलब तीवर जो था ये भी अशोक की क्या थी? संतान थी। तो 3 संतान हमें यहाँ पर मिलती है। एक तो महेंद्र और संघमित्रा मिलती है जो कि विदेश्वरी श्रेष्ठी देवी की संतान थी, और एक हमें कारुवाकी की संतान मिलता है जिसका नाम क्या है? तीवर था। तो अशोक की 3 संतानों का उल्लेख जो है ये हमें इतिहास से मिलता है, लेकिन इसके अलावा अशोक की किसी भी संतान का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है? वो जुड़ा हुआ है इसके राज्याभिषेक से। अगर हम अशोक के राज्याभिषेक की बात करें तो देखो यहां पर एक बात को ध्यान दीजिए कि अशोक का शासनकाल जो था ये 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो है वो हम अशोक का शासनकाल मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका राज्याभिषेक जो होता है इसका राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में, यानी कि शासन मिलने के लगभग 4 वर्ष बाद जो होता है वो असल में अशोक का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। अब अशोक के राज्याभिषेक के संदर्भ में सहेली अनुश्रुतियों में कहा गया है, अशोक के राज्याभिषेक के संदर्भ में सहेली अनुश्रुतियों में कहा गया है। और क्या कहा गया है? सहेली अनुश्रुतियों में कहा गया है कि इसने 100 भाइयों की क्या करी थी? 100 भाइयों की हत्या करी थी। इसका मतलब यह हुआ कि अशोक ने जब सत्ता को प्राप्त करा तो वो एक संघर्ष से गुजरा था, और 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक जो था उसने कई युद्ध लड़े, और कई युद्धों में उसने अपने भाइयों को पराजित करा और उनको मारा। ठीक है, अभी कितना सच है ये सहेली यानी कि श्रीलंका के इतिहास में हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये भारत में कहीं पर भी इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक 269 में इसलिए हुआ था क्योंकि इसने भाइयों के साथ युद्ध करा था, और लगभग अपने 100 भाइयों की हत्या जो थी वो अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और जब ये राज्याभिषेक को करता है तो ये इसके एक लघु अभिलेख है इसका। इसमें नोट कीजिएगा आप लोग कि इसके लघु अभिलेख में इसने अपने को क्या कहा है? अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो राज्याभिषेक के समय पर अशोक जो होता है वो अपने को बुद्ध शाक्य कहता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये नाम जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, ये क्या है? सारे के सारे नाम हमें याद रखने पड़ेंगे? तो मैं कहूंगा हाँ, आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो थोड़ा सा ये सेगमेंट भी ले लीजिए आप लोग, क्योंकि अशोक के नाम के ऊपर जो है ये कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम के लिए। हालांकि मैं सारे प्रश्नों को बताऊंगा। अगर हम अशोक का नाम बताएं तो अशोक का नाम देखिए यहां पर कौन कौन सा मिल रहा है हमें। पहली बात, अशोक अपने को देवनम प्रियदर्शी, और देवनम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय। यानी कि देवनम प्रियदर्शी हो गया, ये सारे उल्लेख देवनम प्रियदर्शी जो है ये देवताओं का प्रिय जो है ये असल में इसको साहित्यों में कहा गया है। ठीक है, असल में किसमें कहा गया है? इसको साहित्यों में कहा गया है। अब आप बोलेंगे सर साहित्यों में कहा गया है, ठीक है, तो देवनम प्रियदर्शी कह लीजिए या देवनम प्रिय कह लीजिए। ये सब अगर हम देखें तो ये सारा का सारा जो है ये सहेली साहित्य में हमें देखने को मिलता है। ये हमें क्या मिलता है? सहेली साहित्य में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? मतलब
अशोक को अशोक ना कहकर हम उसको क्या बोलते हैं, देवनम प्रिय। देखिए देवनम प्रिय बोलते हैं उसको हम, हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलता है। दूसरा नाम हमें बुद्ध शाक्य मिलता है। अगर हम बुद्ध शाक्य की बात करें तो बुद्ध शाक्य जो है इसने अपना नाम जो था ये राज्याभिषेक के दौरान जो था ये लिया था। तो राज्याभिषेक के दौरान जो हमें इसका नाम जो मिलता है क्या मिलता है, बुद्ध शाक्य मिलता है। इसके अलावा जो मिलता है, और बुद्ध शाक्य भी किससे मिलता है, लघु अभिलेख से मिलता है, इसके लघु अभिलेख से मिलता है। ठीक है, इससे ये जानकारी हमें देखने को मिलती है अशोक की लघु अभिलेख से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और जाएं और समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि अशोक नाम कब मिलता है, ये एग्जाम में आएगा। अशोक नाम कहां से, ये हमें देखने को मिलेगा। अशोक नाम कहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग अशोक अशोक कह रहे हैं, लेकिन अशोक नाम जो था इसका मिला है अभिलेख से। अगर हम यहां पर नोट करें इसको, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और नोट में आप ये लिख सकते हो, और वो है मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख, ये मास्की अभिलेख जो है ये असल में कहां से मिला है, कर्नाटक से मिला है। और मास्की अभिलेख में पहली बार अशोक नाम मिलता है। पहली बार जो है अशोक नाम मिलता है, पहली बार अशोक नाम मिलता है। ठीक है, तो यही मास्की अभिलेख जो अशोक का है, जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, यहां पर हमें पहली बार जो मिलता है वो अशोक नाम जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम एक सेगमेंट और डालें तो इसमें एक पॉइंट हमारा जुड़ सकता है, अशोक नाम वाले अभिलेख। अशोक नाम वाले अभिलेख कि जहां पर हमें यह दिखता है कि हमें अशोक नाम मिला है, यानी अशोक के नाम से संदर्भित जो है कुछ अभिलेख हमें देखने को मिले हैं। अब कौन कौन से अभिलेख देखने को मिले हैं, अगर सबसे पहले देख ले तो मास्की तो पहला है ही। मास्की कहां से, कर्नाटक से, कर्नाटक से हमें मिला है, जिसमें इसको अशोक कहा गया है। दूसरा अभिलेख अगर हम देखें तो गुर्जरा जो है वो कहां से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है, मध्य प्रदेश से अभिलेख मिला है। तीसरा अगर हम देखें तो नेतूर अगर हम देखें तो ये कहां से मिला है, कर्नाटक से मिला है। और चौथा अभिलेख अगर हम देखें तो उदयगोलम, चौथा अभिलेख अगर हम देखें तो क्या है, उदयगोलम। और उदयगोलम जो है वो हमें कहां से मिला है, ये भी हमें कर्नाटक से मिला है। तो अगर हम इन चार अभिलेखों की बात करें तो इन चार अभिलेखों से हमें पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। और इन सब में सबसे पहले किसे पता चलता है, मास्की से। देखिए मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेतूर हो गया, और आपका उदयगोलम हो गया। ये सारे के सारे अभिलेख जो है दर्शाते हैं कि अशोक का नाम हमें क्या मिलता है, अशोक देखने को मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इतना क्लियर है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर हम भाब्रू अभिलेख की बात करें, तो अगर हम भाब्रू अभिलेख की बात करें तो भाब्रू अभिलेख में हमें क्या पता चलता है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक स्वयं को राजा कहता है। अशोक स्वयं को क्या कहता है, राजा कहता है। अशोक स्वयं को क्या कहता है, राजा कहता है। ठीक है, अशोक जो है वो स्वयं को क्या कहता है, नोट भी करते रहिएगा आप लोग, अशोक स्वयं को क्या करता है, राजा कहता है। ठीक है, और अगर हम लोग एक साहित्य को देखें, और वो कौन सा है, दीपवंश, बहुत साहित्य है दीपवंश। और दीपवंश में कहें तो अशोक का नाम, दीपवंश में कहें तो अशोक का नाम उज्जैनी, अशोक का नाम उज्जैनी करमोली मिलता है। अशोक का नाम जो है वो क्या मिलता है, उज्जैनी करमोली मिलता है। तो उज्जैनी करमोली भी जो है ये भी अशोक का नाम है। तो अशोक के नाम के संदर्भ में कई प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अशोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अशोक बड़ा भी है, लंबा भी है, उसे एक क्लास में हम खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम उसको एक क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो हमारे लिए हेक्टिक बन जाएगा, इसलिए हर चीज को हम नहीं देखेंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर है। ठीक है, अब अशोक का राज्याभिषेक भी हो गया, अशोक के नाम के संदर्भ में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि अशोक के राज्याभिषेक के पश्चात क्या क्या घटना घटी।
अब हम बात करते हैं अशोक के राज्याभिषेक के पश्चात, यानी अशोक जब शासक बन गया तो उसके पश्चात क्या क्या घटना हमें देखने को मिलती है। तो अशोक के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अगर हम बात करें, अशोक के राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अगर हम बात करें तो अशोक ने कश्मीर के क्षेत्रों में, और क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र, खोतान का क्षेत्र हो गया, कश्मीर के क्षेत्रों में खोतान में विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में बनाए, अपने साम्राज्य में मिलाए। और कश्मीर का इतिहास जो है, आप जानते हैं कि कश्मीर का इतिहास जो है वो कलहण की राज तरंगिणी से हमें मिलता है। और कलहण की राज तरंगिणी में हमें एक जिक्र मिलता है मेरे बच्चों, जो कलहण की राज तरंगिणी है, उस कलहण की राज तरंगिणी में हमें एक जिक्र मिलता है, और वो जिक्र ये मिलता है कि अशोक के द्वारा श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की गई थी, नगर की स्थापना की गई। तो जब उसने कश्मीर पर आक्रमण करा तो कश्मीर के क्षेत्रों को विजित करा, और कश्मीर के क्षेत्रों को जीतने के बाद उसने वहां पर एक शहर की स्थापना करी, जिसको आज हम श्रीनगर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अशोक के द्वारा कश्मीर विजय पे जो श्रीनगर हमें कश्मीर जो प्राप्त हुआ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इतना क्लियर है। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो है, ये अशोक के राज्याभिषेक का 8वां वर्ष है। और 8वां वर्ष क्यों इंटरेस्टिंग है, 8वां वर्ष में अगर हम देखें तो 8वां वर्ष लगभग जो पड़ता है, क्योंकि 269 में हुआ, तो 8वां वर्ष जो पड़ेगा वो पड़ेगा 261, तो 261 ईसा पूर्व में। और 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये अशोक के 13वें शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये 13वें शिलालेख में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम युद्ध के में कारण की बात करें कि भाई अशोक ने यहाँ पर आक्रमण क्यों करा, तो इसके कई प्रसंग हमें देखने को मिल जाते हैं। तो भाई पहला प्रसंग हमें देखने को मिलता है कि साम्राज्य विस्तार। पहला प्रसंग में देखने को मिलता है साम्राज्य विस्तार। अशोक अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहता था, और हमेशा से कलिंग जो था वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या हुआ था, अपनी पहचान को बना रखे हुए था। चंद्रगुप्त मौर्य भी उसको जीत नहीं पाया था, तो अशोक के उसमें था कि भाई मुझे साम्राज्य में मिलाना है। दूसरा व्यापारिक दृष्टिकोण। अगर हम इसके व्यापारिक दृष्टिकोण को समझेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण में यहाँ पर दो चीज हमें देखने को मिलती है, समुद्री और विदेशी व्यापार। समुद्री और विदेशी व्यापार, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें समुद्री व्यापार और विदेशी व्यापार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई कलिंग जो था ये असल में समुद्री व्यापार के लिए और विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए अशोक जो था इसको जीतना चाहता था। लेकिन अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, तो कौटिल्य कहता है कि कलिंग हाथियों के लिए जाना जाता था, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और जो चाणक्य था, कौटिल्य था, वो चाहता था कि कलिंग के हाथी जो हैं वो अशोक को मिले या उस पे मौर्य साम्राज्य क्या हो, अधिकार हो। इन सभी कारणों के कारण जो होता है वो अशोक जो है वो आक्रमण करता है। अब कौन सा कारण इसमें सही है वो अलग बात है, लेकिन ये कारण थे, इनमें से किसी कारण या इन सब कारणों के माध्यम से अशोक जो होता है वो कलिंग के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि अशोक के कलिंग के आक्रमण के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण करा था तो यहाँ पर कलिंग का जो शासक था उसका नाम था नंदराज। क्या नाम था उसका, नंदराज था। तो नंदराज को ये कहा जाता है कि भाई आप अशोक के सामने क्या कर लीजिए, समर्पण कर लीजिए, और नंदराज समर्पण करने से मना कर देता है, ठीक है। तो होता क्या है कि कलिंग युद्ध में
कलिंग कलिंग युद्ध में अशोक जीत जाता है। कलिंग युद्ध में अशोक जीत जाता है, लेकिन लेकिन इस युद्ध में लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मरते, 1 लाख लोग मरते। अब आप सोचिए, उस जमाने में, और आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले की घटना है ये, और उस जमाने में किसी युद्ध में 1 लाख लोगों का मरना, ये दर्शाता है वो कितना भयंकर युद्ध रहा होगा। ये दर्शाता है वो कितना भयंकर युद्ध रहा होगा। और ये युद्ध जो होता है वो इतना हृदय विदारक होता है कि अशोक जो होता है इस युद्ध से बड़ा, जिसे बोलते हैं कि सहम जाता है, या आप कह लीजिए कि उसके मन में इतना भयंकर परिवर्तन आ जाता है कि वो कभी दोबारा युद्ध करने की सोचता ही नहीं है। और एक शब्द आता है, और शब्द क्या आता है? भैरी घोष। भैरी घोष से धम्म घोष, भैरी घोष से धम्म घोष को अपनाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पर भैरी घोष का मतलब क्या है? भैरी घोष का मतलब है युद्ध। तो युद्ध की नीति को छोड़कर वो धम्म घोष मतलब कि शांति की नीति को क्या करता है? वो अपनाता है। और धम्म शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से लिया गया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में जो होता है वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर देता है। ठीक है, निग्रोथ नाम का एक व्यक्ति होता है जिससे अशोक बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और वो उसके इन्फ्लुएंस में आके, उसके प्रभाव में आकर क्या होता है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। कहीं ना कहीं पर उसके दिमाग में बौद्ध धर्म था, और जब वो इतनी भयंकर विपदा देखता है, बहुत भयंकर युद्ध के परिणाम देखता है, तो उसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और हृदय परिवर्तन के बाद वो अपना भैरी घोष को छोड़कर वो किसमें आता है? धम्म घोष में वो आ जाता है। तो भैरी घोष को छोड़ देता है और वो किसमें चले जाता है? वो धम्म घोष में चले जाता है। तो उसका हृदय इतना भयंकर क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है कि वो युद्ध की नीति को ही क्या कर देता है? त्याग देता है। अपने में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, क्लियर है? अब वो क्या करता है कि वो युवराज को, जो उसका युवराज होता है, उसे कलिंग का शासक बना देता है, कलिंग का शासक। और जो कलिंग होता है, इस कलिंग के वो 2 भाग करता है, कलिंग के 2 केंद्र करता है, या केंद्र कह लीजिए या राजधानी कह लीजिए। कलिंग की 2 राजधानी कर देता है। ठीक है, कलिंग की 2 राजधानी कर देता है, कलिंग को बांट देता है। ठीक है, कलिंग को क्या करता रहता है? बांट देता है वो। और कलिंग की 2 प्रशासनिक केंद्र करता है। पहला जो केंद्र होता है वो उत्तरी केंद्र होता है। पहला जो केंद्र होता है क्या होता है? उत्तरी केंद्र होता है। और इस उत्तरी केंद्र की जो राजधानी होती है, इस उत्तरी केंद्र की राजधानी तोशली होती है। ये भी एग्जाम में आ रखा है। और दूसरा जो होता है वो दक्षिणी केंद्र होता है। दूसरा जो होता है क्या होता है? दक्षिणी केंद्र होता है। और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जो होती है वो क्या होती है? जोगढ़ होती है। वो क्या होती है? जोगढ़ होती है। अब ये याद रखिएगा कि अशोक के 2 अभिलेख कलिंग से मिले। अगर हम कलिंग में अशोक के अभिलेख की बात करें, कलिंग में अशोक के अभिलेख, अगर हम कलिंग यानी उड़ीसा में अशोक के अभिलेख की बात करें, तो इसमें पहला अभिलेख है धौली। इसमें पहला अभिलेख कौन सा है? धौली। और दूसरा अभिलेख कौन सा है? जोगढ़। दूसरा अभिलेख कौन सा है? जोगढ़। कलिंग से अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, धौली अभिलेख मिला है और जोगढ़ अभिलेख मिला है। और इन दोनों अभिलेखों में अशोक क्या कहता है? कहता है कि भाई कलिंग की जो जनता है, कलिंग की जो प्रजा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार किया जाए, उनको कभी परेशान न किया जाए, बिना बात का दंड न दिया जाए। और ये राज आदेश जो होता है वो बाकायदा धौली और जोगढ़ के अभिलेख में जो होता है वो अशोक दर्ज करवाता है, ताकि कलिंग की जनता को कोई भी किसी प्रकार की क्या हो? परेशानी ना हो। तो ये भी एग्जाम में आता है। और एग्जाम में ये आ रखा है आपके कि कलिंग और जोगढ़ अभिलेख जो है वो कहाँ है? सॉरी, धौली और जोगढ़ अभिलेख कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ है? तो वो उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है?
अब यहाँ पर दो पॉइंट हम ले सकते हैं कि इतने युद्ध करने के बाद अशोक का साम्राज्य कैसे दिखता है। इतने युद्ध करने के बाद अशोक का साम्राज्य कैसे दिखता है उसको देखने की हम कोशिश करें। अगर हम अशोक के साम्राज्य की बात करें, मैं एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करता हूं और इसी मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया लेकिन समझाने के लिए काफी है। ओके फाइन, ये भारत आपको नजर आ रहा होगा। इस भारत के बगल में नामुराद पाकिस्तान, ठीक है, और इस पाकिस्तान के बगल में यहाँ पर ईरान है। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये कौन सा है, ये अफगानिस्तान। ये कौन सा है, अफगानिस्तान। तो अगर हम अशोक के साम्राज्य को देखें कि अशोक का साम्राज्य हमें दिखता कैसे है और अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक हमें देखने को मिलेगा, तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान से लेकर आप बंगाल तक चले जाइए। पूरा का पूरा अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक चले जाइए, बंगाल तक चले जाइए। और पूरा का पूरा आप कश्मीर से लेकर कश्मीर से लेकर आप कहाँ तक चले जाइए, कर्नाटक तक चले जाइए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हो गया इसका। अरे भाई, इसका मतलब ये हो गया कि अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख मिले हैं, कश्मीर में विश्व के अभिलेख मिले हैं, बंगाल में महास्थान अभिलेख मैंने कल भी आपको बताया था, पहली क्लास में बता रखा आपको, और कर्नाटक से भी हमें क्या मिले हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें, तो ये क्षेत्र जो था ये अशोक के पास था, और ये क्षेत्र जो था ये अशोक की सीमाओं के अंतर्गत आता था। यानी इस क्षेत्र के ऊपर अशोक का क्या था, अधिकार था। और अशोक के अभिलेख जो बताते थे वो बताते थे कि भाई कैसे उसने इन क्षेत्रों को जीता था। क्लियर है। तो इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर अशोक का क्या था, साम्राज्य था। क्लियर है। अशोक के ये सारी चीजें जो मिली हैं ये अभिलेखों के आधार पर मिली हैं। और जब हम अभिलेखों की लिस्ट अगली क्लास में हम जो करेंगे, अशोक की धार्मिक नीति को भी देखेंगे हम लोग, और अशोक के जो उसके अभिलेख जो है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और तब आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो इस साइड में अशोक के बाकायदा अभिलेख में हमें दर्शाने को मिलता है कि यहाँ पर चोल, चेर, पांड्य ये राजवंश मौजूद थे। इन राजवंश के क्षेत्रों में अशोक का नियंत्रण नहीं था। तो चोल, चेर, पांड्य जो है उसके बाकायदा अभिलेखों में जो है वो बताया गया है। ठीक है, चोल, चेर, पांड्य के लगभग उसके अभिलेखों में हमें क्या क्या गया, बताया गया। और इसमें एक चीज मैंने छोड़ दी है, और वो क्या छोड़ दी है, मुझसे गलती हो गई है, वो छोड़ दी मैंने नेपाल। और नेपाल भी जो था वो भी अशोक के अधीन था। नेपाल का जो क्षेत्र था जो कि अशोक के अधीन था। अब आप बोलेंगे सर नेपाल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक बार समझा दीजिए, क्योंकि भारत का समझ में आ रहा है। अगर मैं नेपाल के कॉन्सेप्ट को बता दूं, अगर मैं नेपाल के कॉन्सेप्ट को आपको बताऊं कि अशोक का नेपाल के साथ क्या संबंध रहा है, तो भाई पहली चीज अगर आप देखेंगे तो अशोक ने जो किया था, अशोक ने नेपाल यात्रा करी थी। नेपाल यात्रा करी थी। और अशोक की नेपाल यात्रा की अगर हम बात करें तो वो असल में क्यों करी थी, उसने वो लुम्बिनी यात्रा करी थी। उसको लुम्बिनी कह सकते हैं। और लुम्बिनी आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो है घर है, जन्म स्थान है। तो उसने नेपाल में लुम्बिनी की जो थी वो क्या करी थी, यात्रा उसने करी थी। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर दो नगर की हम बात कर सकते हैं, ललित पत्तन, ये ललित पाटन भी इसको कहा गया है। और ललित पाटन नगर जो है, नगर की स्थापना नेपाल में किसने करी थी, स्थापना अशोक द्वारा की गई। एक तो श्रीनगर हो गया, अशोक द्वारा की गई। ठीक है, उनकी बेटी जो होती है चारुमती होती है, और चारुमती जो होती है, चारुमती भी ललित पत्तन की तरह देवपत्तन जो होता है, नगर की स्थापना अशोक की पुत्री चारुमती करती, चारुमती द्वारा की गई। तो अशोक नेपाल में दो नगरों का निर्माण करवाता है, एक ललित पत्तन होता है और देवपत्तन होता है। इसके अलावा एक उल्लेख हमें मिलता है रोमनदेही से। थोड़ा पानी भी लेता हूं, गला सूख गया। ठीक है, अगर हम नेपाल के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर अशोक के कुछ अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं,
और ये दोनों अभिलेख जो है इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों के अगर हम देखें, एक तो है निगाली सागर, निगाली सागर अभिलेख, और एक रुमंदी। अगर हम निगाली सागर की बात करें, अगर हम निगाली सागर की बात करें तो कई पुस्तकों में इसको निगलीवा भी कहा गया है। आप लोग परेशान मत होइएगा, ये एक ही है, ठीक है। और अगर हम रुमनदई अभिलेख की बात करें तो रुमनदई अभिलेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों रुमनदई अभिलेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अभिलेख से मौर्य साम्राज्य की कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा इसको एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के लिए नोट रखिएगा कि रुमनदई अभिलेख से मौर्य साम्राज्य की कह लीजिए या अशोक की कह लीजिए कर नीति, कर नीति, कर नीति के बारे में, कर नीति के बारे में जानकारी मिलती है। कर नीति के बारे में जानकारी, कर नीति के बारे में जानकारी मिलती है, कर नीति के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य की कर नीति के बारे में रुमनदई अभिलेख से जानकारी मिलती है। और रुमनदई अभिलेख से हमें एक प्रसंग मिलता है, और वो प्रसंग हमें क्या मिलता है? रुमनदई अभिलेख से हमें प्रसंग मिलता है कि अशोक जब लुम्बिनी यात्रा को करता है तो ये इस क्षेत्र में जो कर होता है, कर को 1/8 से घटाकर 1/6 कर देता है, ठीक है। 1/8 से घटाकर 1/6 कर देता है। 1/6 क्यों हो गया? 1/6 तो 1/6 तो बड़ा होता है, 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। लेकिन एग्जाम में आपका ये आएगा कि रुमनदई अभिलेख जो है असल में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो अशोक की कर नीति के बारे में बताता है, कर के संबंध में वो क्या करता है? जानकारी देता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो नेपाल यात्रा से संबंधित ये वाले पॉइंट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? यस और नो? अब देखिए अशोक के इन सारी बातों के बाद अगर हम थोड़ा सा अशोक के धर्म के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये करना भी बहुत जरूरी होगा। अब ऐसा कहते हैं कि राज्याभिषेक के चौथे वर्ष बुद्ध धर्म ग्रहण करता है। यानी इससे पहले ये बुद्ध नहीं था। राज्याभिषेक के चौथे वर्ष जो होता है ये क्या करता है? बुद्ध धर्म को ग्रहण करता है। यानी इससे पहले ये सनातनी था, ये ब्राह्मण धर्म का था। ये वाली पॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो क्लियर है? ठीक है। ऐसा कहते हैं कि निग्रोथ याद रखिएगा, ये निग्रोथ जो होता है, निग्रोथ के प्रभाव में आकर निग्रोथ एक बुद्धिस्ट होता है, बुद्ध संत होता है, और वो बाकायदा जो होता है वो अशोक को क्या करता है? बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित कर देता है। और इसी के प्रभाव में अशोक जो होता है वो ब्राह्मण धर्म को छोड़कर क्या करता है? वो बाकायदा क्या करता है? बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है। अब आप बोलेंगे सर ब्राह्मण धर्म वाला पॉइंट आप कहां से ले रहे हो? ब्राह्मण धर्म वाला पॉइंट में इसलिए ले रहा हूं कि कलहण की राज तरंगिणी में कहा गया है, कलहण की राज तरंगिणी में कहा गया है। अगर हम कलहण की राज तरंगिणी की बात को समझें तो कलहण की राज तरंगिणी में कहा गया कि अशोक शिव का उपासक था, अशोक शिव का उपासक था, अशोक जो था वो शिव का उपासक था। और उसने कश्मीर में कई मंदिरों का और कई शिव मंदिरों का क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। उसने कई शिव मंदिर जीर्णोद्धार किया था, जिसमें से एक प्रमुख मंदिर जो हमें मिलता है वो है विजयेश्वर मंदिर। और विजयेश्वर मंदिर कहां पर है? आपका कश्मीर में है। और इसका क्या करा? इसका जीर्णोद्धार करा। अगर उसे, ठीक है, अगर वो बौद्ध धर्म को इतना मानता तो फिर वो जीर्णोद्धार पे क्यों करता? ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बौद्ध धर्म को ही मानता था, क्योंकि एक प्रसंग जो हमें मिलता है वो मिलता है आजीवक वाला प्रसंग मिलता है। और आजीवकों को क्या करता? आजीवकों को बराबर की पहाड़ी में गुफाएं प्रदान करती, बराबर की
पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, बराबर की पहाड़ी में गुफा दान करी थी, गुफा दान करी। सुदामा की झोपड़ी, विश्व झोपड़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने इससे पहले, ठीक है, कर्ण चौपर सुदामा, है ना। तो ये पहाड़ी में गुफा दान कर, इस गुफा के नाम क्या था? सुदामा की झोपड़ी। एक नाम था सुदामा की झोपड़ी, एक था कर्ण झोपड़ी, कर्ण झोपड़ी, एक था विश्व झोपड़ी, एक था विश्व झोपड़ी। ये आजीविक संप्रदाय मानने वालों को बाकायदा इसने क्या करी थी? दान करी थी, ठीक है। तो बराबर की पहाड़ियों में इसने गुफाएं जो थी वो आजीविक संप्रदाय को दी थी, बौद्ध धर्म वालों को भी दे सकता था ये, लेकिन इसने दी थी, ठीक है, क्लियर है। और एक और है शायद चौपर, चौपर की झोपड़ी, ये गुफाओं के नाम है, ठीक है। ये सारी गुफाएं जो थी अशोक के द्वारा दान में दी गई थी, दान में दी गई थी, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर आज की क्लास में हम अशोक को इतना ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अगली क्लास में हम अशोक के धर्म को जानेंगे, अशोक की धर्म नीति को जानेंगे और अशोक के अभिलेख जो है उनके ऊपर अभी एक अलग से सेगमेंट बनाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आप जरूर हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जितने लोग इसको एप्लीकेशन में देख रहे हैं और आप लोग इसके नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा और इससे संबंधित प्रश्नों को करना शुरू कर दीजिएगा। तो आज के इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।